जय श्री कृष्ण मित्रों, आज ये लेक्चर है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पर। बरोबर है। इसका आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1988 में, जो 59 का सुधारा हुआ था उसमें ये आविष्कार हुआ था मोटर व्हीकल एक्ट। ये एक्ट इसके लिए लागू है, तो ये एक्ट है लॉ रिलेटिंग द मोटर व्हीकल एक्ट। ओके, तो मोटर व्हीकल के लिए ये एक्ट है। बरोबर है। ये एक्ट का आविष्कार मतलब जैसा हमारा बंधारण लिखा हुआ है ऐसे ही ये मोटर व्हीकल एक्ट, बरोबर है, उसका आविष्कार होता है। मतलब ये लिखे जाते हैं, बरोबर। ये भी संसद में पास होते हैं, उसके बाद ही हमारे रेगुलर लाइफ में आते हैं। बरोबर है। ये मोटर व्हीकल एक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल बोलते हैं। ये सेंट्रल में से बाहर आते हैं। बरोबर। मोटर व्हीकल एक्ट कहाँ से बाहर आते हैं? तो सेंट्रल में से बाहर आते हैं। बरोबर। ये पूरे इंडिया के लिए लागू होते हैं। या रखो, ये पूरे इंडिया के लिए ही लागू होते हैं। बरोबर। ये मोटर व्हीकल एक्ट, बरोबर। उसका ये कब हुए थे पहले? बरोबर, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1939, ये रखो, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 जिसका चौथा सुधारा, बरोबर है, लॉ रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स, लॉ रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स, बरोबर है। ये तब हुआ था, बरोबर है। ये इसी डेट को इसका ये सुधारा हुआ था, बरोबर, 1939 में। इसको सुधारा करके, इसी लॉ में सुधारा करके हमने नया एक्ट दिया, उसका नाम है 59 ऑफ 1988, बरोबर है। तो इसके सुधारे के लिए क्या हुआ था? ये पहले रूल्स ये थे 1939 में, बरोबर, जो आजादी से पहले बना हुआ था। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो क्यों जरूरत पड़ी? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटी, कौन कौन सी कमिटी थी? तो कमिटी थी नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमिटी, देन नेशनल पुलिस कमीशन, बरोबर, नेशनल पुलिस कमीशन, देन रोड सेफ्टी कमिटी, देन लो पावर्ड टू व्हीलर्स कमिटी, बरोबर। ये सब कमिटी साथ में जुड़ के इस जो पहले रूल्स बने थे 1939 में, इसी रूल्स को उन्होंने क्या किया, फिर से देखे सभी रूल्स को, बरोबर। उसमें क्या 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 फेरफार हो सकते हैं वो उसने ट्राई किए पहले, बरोबर। तो ये ट्राई करने के बाद उसको मॉडर्न डे मतलब आज के दिन में उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है उसको, इसके लिए उन्होंने सब रिव्यू किए, बरोबर। उसके बाद क्या किया, एक ग्रुप बना हुआ, बरोबर, कॉन्स्टिट्यूटेड इन जनवरी। वो कब स्टार्ट हुआ? तो जनवरी 1984 में, बरोबर। वो सभी रूल्स को उन्होंने क्या किया, रिव्यू किया। क्या किया उन्होंने? रिव्यू किया, बरोबर। कौन से व्हीकल को? तो मोटर व्हीकल एक्ट जो 1939 के रूल थे, उन्होंने क्या किया, जनवरी 1984 में उन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद उन्होंने क्या बनाया, एक ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट प्रपोजल, बरोबर। क्या बनाया उन्होंने? एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया। याद रखो, कभी भी कोई भी रूल्स जब बनता है उसका ड्राफ्ट प्रपोजल बनता है, और ड्राफ्ट प्रपोजल हो जाने के बाद ही गैजेट बनता है और गैजेट ही प्रसिद्ध होता है, बरोबर है। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया। अभी प्रपोजल क्या हुआ, तो प्रपोजल पहले क्या कहाँ पे जाता है, तो ये प्रपोजल बनाने के लिए भी डिफरेंट बॉडीज होती है, वो सभी बॉडी इकट्ठा होकर ये ड्राफ्ट प्रपोजल रीड करती है, बरोबर है, जिसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं। मतलब ये लो है, तो लो को बनाने के लिए कई सारी कमिटी मिक्स होती है, और ये सब जो उन्होंने रिव्यू किया था, मतलब सुधारे जो किए थे, उन्होंने फेरफार के ये ड्राफ्ट प्रपोजल उन्होंने यहाँ पे भेजा। तो कौन कौन सी कमिटी थी? तो उन्होंने ये रिव्यू किया। तो एक कमिटी थी जिसका नाम था CIRT, जिसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। एक ये कमिटी थी। दूसरी कमिटी, इसे बोलते हैं ARAI, इसे बोलते हैं हम ऑटोमोटिव रिसर्च
एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बराबर, एक ये कमिटी AIRA। देन अदर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चर, मतलब जो भी ये व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सभी मैन्युफैक्चरर्स, उसके साथ कौन कौन से थे, तो उन्होंने सब ने क्या किया, इस सभी रूल्स को उन्होंने रिव्यू किया, बरोबर है। और रिव्यू करने के बाद उन्होंने स्टेट की जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उनको ये उन लोगों ने ये भेजा, बरोबर। बाद में उन लोगों ने सबने डिस्कस किया, मीटिंग करके डिस्कस किया। किसके साथ डिस्कस किया, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज, बरोबर है। ये सभी के साथ उन्होंने बैठ के उन्होंने चेक किया कि क्या क्या प्रॉब्लम अभी पहले थे ये मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में, उनमें क्या क्या हो सकता है और क्या सुधारा करके हम रख सकते हैं। 1984 में उन्होंने रिव्यू किया, ये डिफरेंट कमिटी के साथ उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल किया। और उन्होंने उसमें क्या डिसाइड किया कि उन्होंने डिसाइड किया था कि उसमें स्पष्ट लिखा था कि उनका पहला क्या था कि अभी कि देश आजाद होने के बाद क्या होता है, तो देश आजाद होने के बाद नंबर ऑफ व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स और पर्सनल व्हीकल्स, अभी नंबर ज्यादा बढ़ेगे उनके, मतलब मोर प्रोड्यूसन मैन्युफैक्चरिंग होगा और मार्केट में भी ये ज्यादा व्हीकल आएंगे बाहर, मतलब पॉपुलेशन व्हीकल का बढ़ेगा। उन्हें लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्या था, तो हायर टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोटिव सेक्टर, एक हायर टेक्नोलॉजी रखनी पड़ेगी, बरोबर, ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए। देन ग्रेटर फ्लो ऑफ पैसेंजर एंड फ्रेट विद द लिस्ट इम्प्लीमेंट्स सो दैट द आइसलैंड ऑफ द आइसोलेशन आर नॉट क्रिएटेड लीडिंग टू रीजनल और लोकल इम्बैलेंसेस। ऑल्सो कंसर्न फॉर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, मेजर स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डियस एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। याद रखो ये उन्होंने सभी तरह से चेक किया था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ सेफ्टी इक्विपमेंट भी चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए, बराबर, सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। याद रखो जब भी व्हीकल ले उसके साथ सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। सेकंड था पॉल्यूशन कंट्रोल, बराबर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हीकल ज्यादा बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जाता है आपको मालूम होगा कि पहले BS1 था, देन BS2 आया, देन BS3, 4, आपको सब मालूम है। लास्ट में अभी प्रोड्यूस हुआ है BS6, बरोबर है। अभी क्या आया नया व्हीकल BS6, बरोबर। ये सब क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल है, बरोबर। तो पॉल्यूशन कंट्रोल पर डिपेंड है BS6, बरोबर, ये पॉल्यूशन पर डिपेंड है, बरोबर। ये सभी मेजरमेंट करके उन्होंने क्या किया कि ये सारे रूल्स बनाए, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या बनेगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगी। तो ये सभी उन्होंने डिस्कस करके सभी पॉइंट्स को उन्होंने डिस्कस किया और नया रूल्स क्रिएट किया, जिसका नाम था 59 ऑफ 1988, बरोबर। याद रखो ये डायरेक्ट 98 में नहीं बना है, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में रेडी हुआ था, लेकिन उसमें सुधारा करके उन्होंने क्या किया, नया रूल्स बनाए, बरोबर है। ये 1939 एक्ट वो अपनी आजादी से पहले हुए थे, आजादी के बाद अपने भारत के लिए उन्होंने नए रूल्स बनाए, जिसका नाम था 59 ऑफ 1988, और वो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट थे, बरोबर है। हम आगे देखते हैं कि 1988 जब ये डिसाइड हुआ, तब 1987 में एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। केस किसने किया था, तो MK कुनी मोहम्मद ने केस वर्सेस PA अहमद कुट्टी। याद रखो एक नाम कि सुप्रीम कोर्ट में MK कुनी मोहम्मद ने PA अहमद कुट्टी उन्होंने केस किया था। किसके लिए केस किया था, तो SCC केस नंबर था 284, बरोबर है। उन्होंने सजेशन मांगा था कि अभी रोड पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी सजा किस बिल पे डिसाइड करेंगे हम लोग, बरोबर है। उन्हें स्पष्ट बोला था कि पे ऑफ कंप्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द क्लास टाइप ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, द अबाउ सजेशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल। और इसी केस के मुताबिक उन्होंने जब भी एक्सीडेंट हो तब
ये रूल्स को उन्होंने क्या किया था, जो हमारा ड्राफ्ट प्रपोजल बना था उसमें उन्होंने ऐड किया था, बरोबर, ये ऐड किया था, बरोबर है। एक दूसरा भी था जिन्होंने ऐड किया था, वो सभी व्हीकल के लिए उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी डिसाइड की थी बाद में, जिसके एक पॉइंट्स जो मोर इंपोर्टेंट पॉइंट थे जिन्होंने उनमें ये पॉइंट उन्होंने रखे थे, किसमें, तो 1988 में। कौन से पॉइंट थे, तो रेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशन विद एडिशन ऑफ सर्टेन न्यू डेफिनेशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ व्हीकल, बराबर। सभी न्यू टाइप के व्हीकल जो मार्केट में आते हैं उनके लिए एक प्रपोजल डिसाइड होना चाहिए, बरोबर है। देन सेकंड क्या था, तो स्ट्राइकर प्रोसीजर रिलेटिंग टू ग्रांट ड्राइविंग लाइसेंस एंड पीरियड ऑफ द वैलिडिटी, बराबर। ये ड्राइविंग लाइसेंस, बराबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक पॉलिसी डिसाइड की उन्होंने। ये लाइसेंस आपको किस साल में मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सा मिलेगा, उन्होंने क्या एक ड्राफ्ट पॉलिसी की, बराबर, ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि हम 16 ईयर के जब हमारी एज होती है तो हमें लाइसेंस मिलता है, पर किसका लाइसेंस मिलता है, तो MCWG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। 16 ईयर के बाद, मतलब 16 साल के बाद हमें जो भी लाइसेंस मिलता है उसका नाम क्या है, तो मोटरसाइकिल विदाउट गियर, बरोबर है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, आपका 18 साल कंप्लीट हो जाए तो हमें लाइसेंस मिलता है MCW, बरोबर, मोटरसाइकिल का लाइसेंस मिलता है विथ गियर, ओके। वो कौन सा है, विदाउट गियर है, ये विथ गियर है, बरोबर है, विदाउट गियर एंड, बरोबर है। उसके साथ ही हमें दूसरा लाइसेंस मिलता है जिसे हम बोलते हैं LMV, लाइट मोटर व्हीकल। हम इस लाइसेंस के साथ हम 4 व्हीलर चला सकते हैं, बरोबर। ये उन्होंने 1984 में डिसाइड किया था कि लाइसेंस, कौन सा लाइसेंस किस साल में मिलेगा आपको, तो उन्होंने उस साल डिसाइड किया था। आफ्टर दूसरा क्या डिसाइड किया था कि लेइंग डाउन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स। जो कंपोनेंट आते हैं, बरोबर, कंपोनेंट है जो व्हीकल बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट है वो कौन से होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, बरोबर, वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। वो सब डिसाइड हो चुका था, कब डिसाइड हो चुका था, तो 1984 में। उसके साथ स्टैंडर्ड फॉर एंटी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम स्टार्टिंग में जो नया आया था वो BS1 था, BS2 था, BS3, BS4, BS5, बरोबर, अभी BS6 है। वो स्टैंडर्ड एंटी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस है, बरोबर है। देन आफ्टर प्रोविजन ऑफ इश्यूज फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो बाय द ऑथराइजर टेस्टिंग स्टेशन, बरोबर है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट, आप बोलेंगे सर ये फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है, तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, बरोबर, जो हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, बरोबर। क्योंकि ये व्हीकल रोड पे चलने के लिए सही है कि नहीं है, उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। कौन देता है, तो ऑथोराइज्ड टेस्टिंग ऑफिसर देता है। वो व्हीकल को चेक करता है कि वो व्हीकल रास्ते पे चलने के लिए सही है कि नहीं है, तो उसके लिए उसको क्या देता है, फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनके लिए, बरोबर है। उनको उसके बाद उन्होंने क्या रिसर्च किया, तो इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ फॉर अपडेटिंग द सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क्स। यस, रजिस्ट्रेशन इंपोर्टेंट कर दिया उस टाइम भी, क्योंकि रजिस्टर आप करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कितने व्हीकल रजिस्टर होते हैं, बरोबर है। तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या रिसर्च किया, तो नॉन नेशनलाइज्ड रूट्स, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट्स एंड नेशनल परमिट्स फॉर गुड कैरेज। गुड कैरेज को उन्होंने टाइप्स ऑफ गुड्स व्हीकल को उन्होंने क्या किया, अलग अलग रूट्स कर दे दिए। कौन से रूट्स दे दिए, तो एक दे दिया नॉन नेशनलाइज्ड रूट्स, देन नेशनल परमिट्स, और सेकंड दे दिया ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट्स। हम जो अभी बोलते हैं टैक्सी एंड मैक्सी, टैक्सी पासिंग एंड मैक्सी पासिंग, ये दोनों इंपोर्टेंट वर्डिंग है, टैक्सी और मैक्सी। टैक्सी पासिंग ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ऑल ओवर इंडिया, दिस कॉल्ड टैक्सी पासिंग।
बट मैक्सी पासिंग ओनली फॉर स्टेट टूरिस्ट। बराबर, ये स्टेट में घूमने के लिए ही मैक्सी पासिंग है और ऑल ओवर इंडिया घूमने के लिए टैक्सी पासिंग है। बराबर, तो ये मैक्सी पासिंग और टैक्सी पासिंग वो कब डिसाइड हुआ था? तो 1984 में डिसाइड हुआ था। उसके बाद एक स्टेटमेंट आया था कि जो ड्राफ्ट बनाया था, ड्राफ्ट में जो अच्छा नहीं लगा था उन्होंने तो सबके साथ डिस्कस करके उन्होंने वो रिमूव कर लिया था। तो एक ऑल्सो एक क्या हुआ था, तो एम्बेडमेंट एक्ट ऑफ 1984 54 ऑफ 1994 ये रूल्स बनने के बाद एक्ट में क्या हुआ था, एम्बेडमेंट एक्ट आया था, सुधार आया था। तो क्या सुधार आया था? इन 1988 ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को ये रिप्लेसिंग हुआ था। कि ये रूस ने किसको रिप्लेसिंग किया था? तो रूस ने रिप्लेसिंग किया था एमवी एक्ट 1939 को रिप्लेस किया था। बरोबर है, तो ये रिप्लेस होके ये रूल्स आए थे 1 जुलाई 1988 में ये रिप्लेसिंग हुए थे 1939 से। तो ये उसी तारीख को अप्लाई हुए थे पूरे इंडिया में 19। बरोबर है, तो उसके साथ एक क्या हुआ था, तो उसके साथ एक गवर्नमेंट रिसीव नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड सजेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। उन्होंने हर एक स्टेट से क्या क्या मंगवाया था? तो प्रपोजल सजेशन मंगवाए थे। तो सजेशन के साथ क्या क्या हुआ था? तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक रिगार्डिंग द इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय देम because the operation of the some provision act of 1988 act, a review committee was therefore constituted by the government in March 99 examine the review of 1990 में। तो उसका फिर से रिव्यू हुआ था कि इस एक्ट में क्या क्या डिफॉल्ट रह गया है। अभी तक सभी स्टेट को उन्होंने प्रोवाइड किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने ये गवर्नमेंट को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को, सबको रिव्यू करने के लिए भेजा था। और 99 में उसका रिव्यू हुआ था। क्या होता है? उसका रिव्यू होता। और रिव्यू होने के बाद रिव्यू कमेटी ने कई सारे क्या दिए थे? सुधारे दिए थे। बरोबर, उसके फेरफार दिए थे कि उसको उसमें क्या क्या चेंज करने के लायक है। तो वो चेंज क्या क्या हुए थे? तो फर्स्ट चेंजेस कौन सा हुआ था? तो फर्स्ट चेंजेस हुआ था newer type of vehicle and fast increasing number of both commercial and personal vehicles in the country। कि उसी टाइम 1990 में हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था, उसके साथ साथ व्हीकल भी बढ़ते जा रहे थे, दोनों व्हीकल, ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सेकंड था रोड एक्सीडेंट होते हैं, बराबर, उसके लिए क्या प्रोसेसर रहनी चाहिए? ट्रांसपोर्ट जो है, बराबर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें कंज्यूमर मतलब ग्राहक जो हमारे पैसेंजर है उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? देन रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड करने चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट जो केमिकल का ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट, और पॉल्यूशन कंट्रोल, तो पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देन डेडिकेशन ऑफ ग्रेटर पावर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, पर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सभी के लिए। और लास्ट में कि ये रूल्स जब भी बने तो ये रूल्स तोड़े तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होनी चाहिए। तो ये सब डिसाइड किया था 1990 में। बरोबर है, उसको एक बार फिर से रिव्यू किया था और रिव्यू करने के बाद उन्होंने फिर से ये चेंजेस किया था 1990 में। तो ये रिव्यू होने के बाद चेंजेस हुआ था। दूसरा सुधार कब हुआ था? तो एक्ट ऑफ 97 ऑफ 2000 में। बरोबर, इसमें भी सुधार हुआ था। बरोबर, उन्होंने उसको क्या किया था? चेंजेस किया था। क्या चेंजेस किया था? तो चेंजेस किया था तब इंट्रोड्यूस हुआ था एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बरोबर, हम ये इको फ्रेंडली ये यूज हम कर सकते हैं। बरोबर, मतलब जो पेट्रोल डीजल था, बरोबर, पेट्रोल डीजल था, उसके साथ हम एलपीजी यूज कर सकते हैं। ये कब डिसाइड हुआ था? तो उसका सुधारा हुआ था एम्बेडमेंट 27 ऑफ 2000 में। बरोबर, ये सुधारा हुआ था, तो उन्होंने ये सुधारा किया था। उसके बाद दूसरा सुधारा कब हुआ था? तो दूसरा एक सुधारा हुआ था एम्बेडमेंट एक्ट 39
और 2001, बराबर 2001 में एक सुधारा फिर से हुआ था। वो कौन सा सुधारा हुआ था? तो वो सुधार हुआ था इको फ्रेंडली फ्यूल्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स टू परमिट ऑल्सो ऑनर ऑफ सच व्हीकल्स। बराबर वो किस पर डिपेंड था? तो डिपेंड्स ऑन द पैसेंजर्स और डिपेंड्स ऑन द ऑनर्स। बराबर उसके साथ एक दूसरा यूज हुआ था, तो कौन सा यूज हुआ था? CNG, बराबर है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी हम उसको इसके साथ यूज कर सकते थे। बराबर कौन सा के साथ? तो LPG के साथ CNG भी इंट्रोड्यूस हुआ था। ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बराबर है। देन आफ्टर कब लास्ट सुधारा कब हुआ? तो एक सुधारा हुआ था एक्ट 3 में 2015 में, एक सुधार यहां पे हुआ था। और लास्ट, बराबर ये 2015 में जो सुधार हुआ वो सुधार बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका फेरफार क्या था? तो इसका फेरफार ये था, तो हम ई रिक्शो, बराबर ई रिक्शो एंड ई कार्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में। बराबर ई रिक्शो एंड ई कार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, इसमें उसने चेंज किया था। उसका लिमिटेड पावर कितना होना चाहिए? तो लिमिटेड पावर होना चाहिए 4000 वॉट्स। बराबर है। तो ये सुधार एक और सुधार हुआ था इसमें। बराबर है। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट में ये रखे थे। और लास्ट में एक सुधार हुआ, कब सुधार हुआ? तो एक सुधार हुआ एक्ट 32, बराबर 2019 में। या हमें सबको मालूम है एक इसका सुधार था, तो ये भी एक सुधार था। बराबर है, जो लास्ट पेनल्टी के लिए ये उन्होंने सुधारा किया। बराबर है, तो ये पेनल्टीज के लिए सुधारा किया एक्ट 32 में 2019 के लिए। बराबर है। तो ये सब रूल्स थे और उसका आगे का इतिहास था कि जिन्होंने जब तक सुधारे हुए और जब जब एक्ट बना था। बराबर है। हमें यही मालूम कि एक 98 में सरकार ने डिसाइड किया नहीं, लेकिन ये एक्ट हमारी आज़ादी से पहले 1939 में बना हुआ था। और इंट्रोड्यूस होने के बाद, अपनी आज़ादी के बाद ये रूल्स को उन्होंने चेंज करते करते यहाँ तक लाए हैं, जिसे हम 1988 बोलते हैं, क्योंकि उसी साल ये हमारे देश में संसद ने पास किया था, इसलिए बोलते हैं। बराबर वो मोटर व्हीकल एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1989 50 कौन सा सुधारा है? तो 59। बराबर है। तो ये हमारा 1988 है। बराबर है। ये भी इंपॉर्टेंट है वो सीखने के लिए। बराबर है। हम आगे जाते हैं। अभी उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी। बराबर है। अभी ये चैप्टर क्या है? तो आपको भी मालूम होगा, ये पूरा चैप्टर डेफिनेशन पे डिपेंड है, प्रिलिमिनरी। बराबर, ये सीखना है, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपको ये चैप्टर आ गया तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उसका आ सकता है। यार रखो, मैंने आपको बताया था कि एक्ट और रेगुलेशन ये दोनों अलग अलग है। बराबर। CMVR गुजरात मोटर व्हीकल, बराबर है, सेंट्रल मोटर व्हीकल, और ये कौन से है? मोटर व्हीकल एक्ट। ये सब अलग अलग है एक दूसरे से। बराबर है। तो ये जरूरी है एक्ट और रेगुलेशन के लिए। बराबर है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि 1988, बराबर 1988 किसके लिए है? तो ये पूरे इंडिया के लिए है। यह रखो, ये पूरे इंडिया के लिए है। ये एक्ट पूरे इंडिया के लिए है। ये संसद में जब भी पास होते हैं तो गैजेट में उसे प्रसिद्ध करना पड़ता है। तो प्रसिद्ध होने के बाद अलग अलग राज्य अपने अलग अलग तारीख पसंद करके उसे देखते हैं, उसमें कोई सुधार हो तो सुधार करके अपने राज्य में उसे लागू करवाते हैं। मतलब वो डिपेंड किसके पर होता है? तो जो भी राज्य है उस पर डिपेंड होता है। लेकिन वो इसी जो रूल्स है उसको बेस पकड़ के उसे हम लागू करते हैं। आपको भी पता होगा कि ये अभी लास्ट सुधारा हुआ 32 वाला 2019 में, पेनल्टी वाला। उसकी पेनल्टी आपने देखी कि सभी पेनल्टी बहुत ज्यादा थी जो मोटर व्हीकल एक्ट में उन्होंने गैजेट में डिक्लेयर की थी। लेकिन गुजरात सरकार ने क्या किया? उसमें सुधार किया। जो भी पेनल्टी थी उसको कम करते 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 उन्होंने जो भी मिनिमम थी वो पेनल्टी उन्होंने रखी। वो एक्ट में सुधार, वो राज्य पर डिपेंड है। बराबर, जो भी राज्य है उन पर डिपेंड है। वो सब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो सबके साथ मीटिंग करके उसको कम करके वो रख सकते हैं। बराबर है। तो उन पर डिपेंड है, वो हमारे पर डिपेंड नहीं है। तो उन पर डिपेंड है तो हम कर सकते हैं। तो ये उन्होंने सब किया था। बराबर। तो ये सब क्या था? तो अपना मोटर व्हीकल एक्ट का प्रारंभिक था। बराबर है। उसके साथ
कई सारे उसको उसमें डेफिनेशन दिए हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो जरूरी है, बरोबर है, वो जरूरी, इसलिए मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। अभी आप देखिए, तो जो भी कलम 1 है, तो कलम 1 कौन सी है, याद रखो, उसमें कलम दी है। ये सभी मोटर व्हीकल एक्ट में कलम है, बरोबर है। तो ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है प्रीलिमिनरी, उसमें 2 कलम है, कलम 1 एंड कलम 2। तो कलम 1 किस पे डिपेंड है, तो कलम 1 डिपेंड्स ऑन अ आरम, मतलब डेफिनेशन पर डिपेंड है, बरोबर। वो छोटे छोटे डेफिनेशन दी है उसमें। देन कलम 2 भी सेम डिपेंड्स ऑन अ क्या है, डिपेंड्स ऑन अ डेफिनेशंस। बट किस पर डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ऑफ व्हीकल्स, बरोबर। व्हीकल में क्या क्या डेफिनेशन है, तो कलम 1 में 3 है, 1 है, 1A है एंड 1B है। ये जो 1B है, पेटा कलम 1B है, 1A एंड 1B, तो ये नया जो सुधार हुआ 2019 में, जो 32 वाला सुधारा, उसमें ऐड हुई है, बरोबर। ये उसमें ऐड हुई है, या रखो 1A 1B जो 32 का नया सुधारा हुआ 2019 में, उसमें ये ऐड हुई है, बरोबर है। देन आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, बरोबर। एक है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अब आप पूछेंगे सब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मीन्स क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मीन्स कैरी अ पैसेंजर और पैसेंजर फॉर हायर और रिवॉर्ड एंड इज एंगेज्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कोई भी पैसेंजर को ले सकते हैं और उतारने के लिए जो भी वाहन हम करते हैं, वही वाहन को हम कौन से बोलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बोलेंगे। उसके पास उसकी परमिशन रहती है, परमिट रहती है, बरोबर है। तो परमिट के आधार पर वो पैसे व्यक्ति के पास लेते हैं और उसे वहां पे उतार देते हैं, तो उसके बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, बरोबर। वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे है, बरोबर, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पर डिपेंड है, बरोबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें दिए हैं। एक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ये कई बार आता है एग्जाम में कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए आंध्र प्रदेश की कोर्ट में वी गोविंदा राजुला वर्सेस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, बरोबर, 1986 में उसका केस हुआ था, और तभी ये दोनों नाम आए थे, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज, बरोबर है। तो तब क्या डिसाइड हुआ था, तो तब डिसाइड हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज किसको बोलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अपना एक प्लेन वर्ड है जो सिचुएशन पर वो अलग अलग लेजिस्लेटिव करता है, विच डोमिनेट फैक्टर, बरोबर है। वो पार्टी को, सिंगल पार्टी को, पर्सन को, ऑनर को लेके कहीं पर भी उन्हें ले जा सकता है और उतार भी जा सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पे डिपेंड है। लेकिन जो स्टेज कैरेज है वो डिफरेंट है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज से। तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में पैसेंजर अपने आप से व्हीकल करता है और जहां जाना है वहां जाके उतर जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व्हीकल है। और स्टेज कैरेज कौन सा है, तो अपना जो पैसेंजर व्हीकल बोलते हैं, पैसेंजर कहीं से भी चढ़ सकता है और कहीं से भी उतर सकता है, तो रास्ते में ऐसा नहीं मुझे यहाँ पे उतरना, नहीं, जहां पर भी उसका स्टेशन है वहीं पर वो चढ़ सकता है, जहां पर वो उतर सकता है, उसके लिए वो सब फिक्स है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कैरेज स्टेज कैरेज बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लिए और स्टेज कैरेज के लिए। जो अपना क्या हुए वन टाइप, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है वो वन टाइप ऑफ पर्सनल व्हीकल जैसा है, जैसे स्टेज कैरेज वो पर्सनल व्हीकल नहीं है, लेकिन क्या वो ड्राइवर पर डिपेंड होता है, बरोबर, उसमें ड्राइवर इंक्लूड होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में कई बार खुद आदमी ही ड्राइवर होता है, लेकिन स्टेज कैरेज में ड्राइवर इंक्लूड होता है, या देखो ड्राइवर इंक्लूड होता है, वो इंपोर्टेंट है वो कि उसमें ड्राइवर इंक्लूड होता है, बरोबर है। तो ये भी इंपोर्टेंट है कि उसमें ड्राइवर इंक्लूड होना चाहिए, बरोबर। देन ड्राइविंग लाइसेंस है, एक दूसरा है कि जो शैक्षणिक संस्था की बस आती है, बरोबर, जो शैक्षणिक संस्था की बस आती है वो बस किसके लिए यूज होती है, तो वो बस ओनली फॉर स्कूल्स एंड कॉलेज, स्कूल स्टाफ और कॉलेज स्टाफ के लिए ही यूज होती है,
बरोबर है। वो भी एक रूल्स है कि शैक्षणिक संस्था के लिए जो भी बस होती है वो बस ओनली फॉर संस्था के लिए यूज होती है, क्योंकि संस्था के नाम पर होती है। और संस्था के नाम पर होती है तो मैंने आपको मेरे अगले वीडियो में आपको बताया था कि टैक्सीज, हम टैक्सीज कैसे पे करते हैं, बरोबर। वो टैक्सीज के लिए आपको चैप्टर दे सकती है, तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें क्या क्या टैक्स आता है, बरोबर है। नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट वर्ड है तो सोनेरी कलाक, एक ये इंपोर्टेंट वर्ड है सोनेरी कलाक, कि उसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई व्यक्ति और पैसेंजर को एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद का जो 1 घंटा होता है, ओके, 1 आवर जो होता है, स्टार्टिंग का 1 आवर, वो आवर कौन सा होता है, तो उसके लिए हॉस्पिटल में जाके उसकी सारवार के लिए सबसे इंपोर्टेंट आवर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो सोनेरी कलाक बोलेंगे। वो हमारा क्या होगा, सोनेरी कलाक बोलेंगे। ये भी पेटा कलम जो 32 का जो नया सुधार हुआ 2019, इसमें ये ऐड हुआ है, बरोबर है। ये कब लॉन्च हुआ, तो 9/8/2019 को ये सुधारा हुआ जो हुआ वो आया है, बरोबर। ये आपको देखना चाहिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है, बरोबर है। देन आफ्टर बोलते हैं मालवाहक, बरोबर। ये माल क्या है, तो याद रखो जो माल का हेरफेर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो याद रखो कि ये माल का हेरफेर क्या है, तो हेरफेर वो है कि ये माल में क्या क्या, तो जीवंत पशु पक्षी है, जो पशु पक्षी जिंदा है वो है, मानव है, बरोबर है। ये उसका उसमें समावेश नहीं होता है। माल में कौन से सर सामान का यूज होता है, तो ये मतलब जो जीवंत है दुनिया में उनका समावेश नहीं होता, उसके सिवा जो भी है उसका माल में उसका इस्तेमाल होता है, मतलब उसको माल वाहन बोलते हैं। वो एक जगह से भर के दूसरी जगह पर हम छोड़ सकते हैं, बरोबर है। तो ये सब सुधारा हुआ है। यह रखो एक थी कलम 2 में एक 18 नंबर की कलम थी, वो रद्द कर दी है। कौन से, 32 नंबर के एक्ट में उसको हमने रद्द कर दिया है, बरोबर है। तो ये सब रूल्स उसमें दिए हुए हैं कि ये कौन कौन सी जगह है, परमिट में क्या है, ये क्या है, बरोबर, बस का मालिक क्या है, बरोबर है। ये सब इंपॉर्टेंट है, उसमें दिए हुआ गया है, बरोबर है। कलम 2 जो है उसको एक नई कलम में दे दी है, कलम 2 2B, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। वो क्या है, तो ये अधिनियम में केंद्र सरकार ने क्या क्या दिया है, कुछ शर्तें दी है, बरोबर है। कुछ शर्तें दी, किसको शर्तें दी है, तो उसका जो इंजीनियर है, तो हमें भी मालूम है कि इसमें 2 इंजीनियर यूज होते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर यूज होता है, एक है ऑटोमोबाइल इंजीनियर यूज होता है, बरोबर है। ये इंजीनियर, बरोबर है। तो ये इंजीनियर क्या करेंगे, तो जो व्हीकल के 2 स्रोत है, 2 मेन स्रोत, एक है पेट्रोल, एक है डीजल, बरोबर है। इसका तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नया सोचना पड़ेगा, मीन्स इनोवेशन करना पड़ेगा कि ये जो 2 स्रोत है उसके अलावा भी ये व्हीकल चल सकते हैं या नहीं चल सकते, बरोबर है। तो उसके प्रमोशन और इनोवेशन के लिए सरकार ने बोला है, तो ये नया एड हुआ है, जो नया सुधारा हुआ 2019 में 32 वाला सुधारा, उसमें ये ऐड हुआ है कि उसके अलावा भी हम नया व्हीकल बना सकते हैं। मतलब अभी क्या आपको मालूम होगा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वैल्यू मार्केट में ज्यादा है, बरोबर। गवर्नमेंट भी उसके लिए प्रोत्साहन करती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ। आपने कई जगह पढ़ा होगा बायोडीजल, बरोबर, बायोडीजल अभी बन रहा है, ये भी यूज होता है कई व्हीकल में, बरोबर। तो अभी सरकार बहुत जागरूक हो गई है और सबको लिए ये बोल रही है कि आप ये 2 जो हमारे ऊर्जा स्रोत है वो कई खूट सकते हैं। आपको अभी मालूम होगा कि आज से 10-12 दिन पहले पेट्रोल का भाव क्या था, डीजल का भाव क्या था, आज क्या है, बरोबर। ये भाव घटते हैं बढ़ते हैं, उससे बेटर है कि आप न एक ऑप्शन ही ढूंढ लो कि उसको आपको यूज ही नहीं करना पड़े, बरोबर है। तो ये जरूरी है। एक और वर्डिंग है परमानेंट एंड टेम्पररी परमिट। आप बोलेंगे सब परमानेंट मीन्स हमेशा के लिए होता है, टेम्पररी मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यस,
आप सही है। ये क्यों सही है तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इसके लिए पर एक केस हुआ था। तो उसका जो चेयरमैन है दास शर्मा वर्सेस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए एक केस हुआ था। उसमें ये दोनों वर्डिंग आए थे, टेम्पररी एंड परमानेंट परमिट। बरोबर, अपने स्टेट में घूमने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं, टैक्सी पासिंग के लिए परमानेंट परमिट ले लेते हैं। बरोबर है, तो ये परमानेंट परमिशन है। और टेम्पररी परमिशन क्या है, तो टेम्पररी परमिशन ये है, हम गुजरात के रहवासी है, हमें महाराष्ट्र में एक वीक के लिए घूमने जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो टेम्पररी परमिशन लेंगे। हमें पूरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमानेंट परमिशन क्यों ले, क्योंकि हमें एक वीक के लिए जाना है, तो हमें पूरे साल का टैक्स क्यों पे करें, तो हम उसको हम टेम्पररी परमिशन बोलते हैं। तो ये टेम्पररी परमिशन है। बरोबर, उसके लिए भी हमारे लॉ में उसकी जगह है कि हम टेम्पररी कर सकते हैं। बरोबर है, और उसके साथ साथ ये मेरा पूरा चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट किया है। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ये प्रीलिमिनरी चैप्टर में, तो आप मुझे बता सकते हो। इसकी PDF फाइल मैं आपको 2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी है। बरोबर है, अब नया चैप्टर डिपेंड्स ऑन किस पे होगा, तो चैप्टर नंबर 2 लाइसेंस अथॉरिटी है उस पे होगा। बरोबर है, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। बरोबर है, ये एक्ट है, वो एक्ट को आप बरोबर सीखने हैं, बरोबर देखने हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट जो है 19 उसको बोलते हैं हम MV एक्ट 1988, वो इम्पोर्टेंट है। इसकी PDF फाइल मैं आपको भेज दूंगा ये प्रीलिमिनरी चैप्टर के लिए। आपको ये अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए, और आपकी जो आने वाली एग्जाम है RTO में बराबर आप क्लियर कर सको। उसके लिए मेरा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।